अनम्यूट करके बताओ कैसे फील किया है। जैसे लाइट ऑन की है तो हमें हाँ दिख रहा है, वैसे वही हम यूज कर रहे हैं किसी इक्विपमेंट को ठीक है। इलेक्ट्रिक के। ठीक है, तो आपने इस तरीके से फील किया कि मेरा फोन चल रहा है सर, आपकी शक्ल मुझे दिख रही है तो मैं फील कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। गुड। ठीक है। कृति। सर जैसे फोन चार्ज करते हैं तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है फोन में, तो वो चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब फोन से जा रही है, हम्म। तो एक लाइट जल रही है ठीक। तो। ठीक है, शाबाश। वरुण आप बताओ बच्चे। सर जैसे ट्रांसफार्मर में सर, जैसे बिजली सर, एक घर से दूसरे घर में जाती है सर, जैसे। ठीक है, उतना क्लियर समझ नहीं आया, चलो ठीक है। राशि, मुझे हेडफोन लगा लेना चाहिए क्या? और सर बदसूरत जैसे लगूंगा। लाइट ऑन ऑफ हो रही है उसमें हमारे को पता चल रहा है कि करंट जा रहा है, उसकी वजह से वो ऑन और ऑफ हो रही है, और कोई मशीन चल रही है घर पे। सही बात है, सही बात है। देखो ये पूरी जो एक्सरसाइज करा रहा हूं ना मैं, इसका एक पर्पस क्या है ना, इसका एक मेन पर्पस बच्चे ये भी है कि आप लोग ये टर्म्स जो आ रहे हैं, लाइट ऑन ऑफ हो रही है, चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, डिस्चार्ज हो गया, तो ये सारे के सारे टर्म्स जब आपके मुंह से निकलेंगे तो आपको ये आएगा कि यार ये सब तो हम यूज ही कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। हर्ष बताओ बच्चे। सर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, हम हीटर सेकते हैं जो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस होती है ये भी हम देखेंगे कि क्या ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, साहिल बताओ भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। साहिल नहीं आ रही भाई आवाज। म्यूट हो गए अभी तो आप। ओके। अच्छा, शॉक, बिल्कुल सही बात है कि करंट जब लगता है, बहुत मुद्दे की बात करती भाई इसने, कि जब हमें करंट लगा है, कि जब अभी ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, हल्का हल्का करंट तो सबने झेल रखा होगा, कभी कूलर में, कभी कंप्यूटर में, कभी फ्रिज में, कभी वॉशिंग में। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो हल्का हल्का लवली लवली वाला करंट तो सबको लग गया होगा, और जिसको ज्यादा लग गया होगा वो आज क्लास में होगा ही नहीं। कोई तो ऐसा भी होगा जो बेचारा ज्यादा करंट को फील कर गया होगा। तो मतलब ऐसा होता है यार, किसी न किसी नॉन के साथ भी हुआ, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं कर रहे, बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो, शॉक हमें फील होता है, कई बार होता है। थोड़े दिन पहले मेरा कंप्यूटर ही ऐसा हो गया था, मैं माइक को टच कर रहा था तो मुझे करंट लग रहा था। अब मैं क्लास में ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि जैसे जैकेट उतारी है ना, स्वेटर उतारी, कोई कपड़ा शॉल हटाया, तो उससे क्या होगा कि अब आपकी बॉडी पे ना कुछ चार्ज आ गया, कुछ ऐसा हो गया करंट सा। तब आप दीवार को टच कर रहे हो, किसी से हाथ मिला रहे हो जाके, तो क्या होगा कि आपको करंट लगेगा, या सामने वाला बोलेगा भाई करंट क्यों मार रहा है ना। छोटे थे, आपने ये गेम भी खेला होगा कि चेयर पे बैठ के पीछे से कपड़ा मारते थे, तो जानबूझ के वो करंट उसमें, मतलब उसमें जो शॉक लगने की टेंडेंसी आ जाती थी, यानी आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे थे कि आपको वहां पे शॉक लग रहा है। ये हो सकता है कि अभी कंबल, कई बार हम थोड़ी गर्मी का सीजन आ जाता है, तब कंबल ओढ़ रखा था, कंबल को हटाते तो चट 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 की आवाज आती है, ऐसे डिस्चार्ज सा होता है। और अगर ऐसा अंधेरे में कर रहे हो तो आपको थोड़ी थोड़ी लाइट भी दिखती है, रोशनी भी दिखती है। तो ये सब ऐसा, इससे मिलती जुलती चीजें हमने अपने आसपास एक्सपीरियंस करी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, या ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, या ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ समथिंग, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मिल मिला के बात यह आई कि ये जो आसपास जो हो रहा है ना, यही हमारे फाउंडेशन बनेगा 12th के शुरू के 6 से 7 चैप्टर के लिए। ठीक है, और उसी का पहला फंडामेंटल चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसमें हम ऐसी चीज पढ़ेंगे कि क्या वो फंडामेंटल चीज है जिसकी वजह से फोन पे आप मुझे देख पा रहे हो, जिसकी वजह से करंट लग जा रहा है, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया उसका बिल्कुल फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है उसको फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अब देखो, इसके लिए एक बार इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस थिंग। तो हमने थोड़ा कंटेंट आपको नया दिख रहा होगा कि ये पीपीटी थोड़ी अलग अलग है। सबसे पहले आउटलाइन देखा करेंगे कि क्या करने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ऐसी क्या चीज है जिसके, यही है फंडामेंटल जो मैं बता रहा था, इसको डिस्कस करेंगे। फिर जो जो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे।
किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप किया जा सकता है ये देखेंगे। और चौथा एक लॉ है जो कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया कि जो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको रिलेट करता है उसको स्टडी करेंगे। ऐसा हर एक स्लाइड में आपको मिलेगा, हम बताएंगे कि ये चीजें इसमें कवर्ड। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप लोग क्या कर पाओगे, फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ पाओगे किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। फिर कूलम्स लॉ के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, नीट एग्जाम में। और तीसरा क्या है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व द थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स किस पे, जो चार्जिंग के मेथड है कि चार्ज को कैसे लाया जा सकता है ना। अभी पहले तो चार्ज देखेंगे फिर समझ आएगा कि ये है क्या। तो ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। फिर जो कंटेंट डेवलप किया गया इसमें ऐसा है बच्चों कि थ्योरी आपको मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा दूंगा, और जैसा मान लो एक टॉपिक था ना 16th चैप्टर है और फर्स्ट टॉपिक है उसका, उसके बेसिस पे फिर आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा स्टार्टिंग में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन उसके जस्ट बाद। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ पहले भी पढ़ रहे थे बट अभी थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना सीरियसली, हमने ये नोटिस किया कि दे नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे तो वहां पे क्या होगा, इन्हें एक माइंड मैप बनेगा बैकग्राउंड में कि ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाए थे और इनका सॉल्यूशन मैंने ऐसे किया था। तो व्हेन यू विल बी लुकिंग एट दीज नोट्स अगेन, जब हम शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलता है, वो भी मिलता है, तो जब आप इनको दोबारा रेलेवेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको मिलेगा क्लास क्विज कि इस स्लाइड में 4 तरीके के क्वेश्चन जो चीजें थी कवर हुई थी कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, कूलम्स लॉ क्या है और मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। ये चारों की चारों चीजों पे बेस्ड 5 से 10 न्यूमेरिकल आपको यहाँ मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। ये यहाँ डिस्कस नहीं होंगे बट दे आर रिलेटेड टू दीज कंसेप्ट्स, तो यू कैन अटेम्प्ट देम एट योर ओन लेजर टाइम। तो ये क्या हो गया कि एक और फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, जो आपने टॉपिक्स पढ़े थे उसके बेसिस पे आपने ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, ना कहीं ढूंढने ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढना, कुछ नहीं करना, बस जो सर ने शेयर किया वो कर लिया और हमारा काम हो गया। गुड। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए अच्छा है ना भाई, है या नहीं बताओ। जितने बच्चों को लग रहा है ये तरीका सही है वो हैंड रेज करो एक बार। हाँ, अभी देखो क्लास क्विज हो गया। क्लास क्विज के बाद फिर इसमें कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी हमने डाले हैं कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट ये है कि 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के भी शेयर किए जाएंगे जो आप कर सकते हो। उसके सॉल्यूशन इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे और कोई पढ़ने वाला अच्छा बच्चा हुआ तो शायद हम भी करा दें। हमें लगे कि यार बच्चा अपने एफर्ट डाल रहे तो हम भी डालेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारा का सारा ऑर्गेनाइज है। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं उसका फंडामेंटल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज पूछूं, देखो डिस्प्ले पे देखना, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चे, इसमें प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके चारों तरफ आपने देखा होगा कि इसको बोलते हैं ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे कि इलेक्ट्रॉन जो है, अभी देखो याद करना कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा 9th-10th में भी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव। कहीं कहीं आपने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रखा है क्योंकि ऐसा ही होता है। 9th वाला सिलेबस थोड़ा बड़ा होके आता है 11th में, 10th वाला सिलेबस थोड़ा बड़ा होके आता है 12th में, वही रहता है। 12th में थोड़ा और डीप हो जाता है, 9th में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं मोशन के बारे में, वही बढ़ के थोड़ा 11th में इंटीग्रेशन वगैरह डिफरेंशिएशन वगैरह के साथ थोड़ा बड़ा भाई बन के आता है उसका। तो आपने ये सब सुन रखा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, प्रोटॉन ऐसा होता है। हाइड्रोजन का आपने एटॉमिक मॉडल भी पढ़ रखा है, उसमें पता ही है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन द न्यूक्लियस में दे आर टाइटली बाउंड टुगेदर एंड अराउंड द न्यूक्लियस there are possibilities of finding the electrons in the places which are called as orbits या orbitals। orbits या orbital ऐसी जगह होती है जहां पे probability of finding यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे सर्वाधिक होती है ना। the maximum probability of finding the electron is in the orbitals। ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो अब देखो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, पहली बात, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं, ये बात सही है? ठीक है, तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये होता क्या है, ये वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है।
जैसे मैं बोलूं अनमोल है, तो अनमोल का नाम अनमोल क्यों है? क्योंकि अनमोल का नाम अनमोल है। साहिल है, साहिल का नाम साहिल क्यों है? क्योंकि साहिल का नाम साहिल है। तो ऐसे ही आप बोलो कि चार्ज क्या होता है? चार्ज वही चीज है जो इलेक्ट्रॉन पे है। फील करना है इसको, है ना, उसके इफेक्ट्स को फील करना। जब मैंने स्टार्ट किया तो यही बताया था ना कि 12th में वी आर मोर एंड मोर फोकस्ड अपॉन द इफेक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स। मोशन था, आपको दिख रहा था, बॉल जा रही है तो जा रही है, तेज जा रही है तो हाई वेलोसिटी पे, लो जा रही है, धीरे जा रही है तो लो वेलोसिटी पे। बट यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे हमें उनके इफेक्ट्स को देखना होगा कि मुझे करंट लगा, मुझे शॉक दिखाई दिया, मेरे कंबल ने चट-चट की आवाजें करी, है ना, या फिर मुझे स्पार्क्स दिखाई दिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट द इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। और वो समथिंग क्या है? वही है इलेक्ट्रिक चार्ज। वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन्स पे है। तो ये सब बातें आपको मिल मिला के समझ आएंगी, बार बार रिपीट होंगी, जिनको समझ नहीं आ रही उनको याद हो जाएंगी। अल्टीमेटली तो याद ही किया है। जिनको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं ये पूछने लगूं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो क्या कोई मुझे बता पाएगा? ध्यान से एक बार खुद से पूछो ये सवाल। जिन बच्चों ने मुझे बोला कि सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? आपके पास आंसर सिर्फ यही होगा कि सर क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद रखनी होंगी, और स्पेशली नीट वाले बच्चों को, आप सभी नीट के हो, तो नीट का जो एग्जाम होता है बच्चे, दैट डिमांड सम मेमोरी एक्सरसाइज ऑल्सो। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, और बायो के तो इतने भर भर के क्वेश्चन होते हैं। अगर सारा का सारा लॉजिक बेस पे चल पड़े ना, कि मैं तो आज एकदम क्वांटम फिजिक्स में घुस जाऊंगा और ये पैदा करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता क्यों है, तो दैट विल बिकम अ कंपल्सन टास्क फॉर यू। तो आप ना एकदम छलनी होके आओगे एग्जाम हॉल से, नंबर आएंगे चवन्नियों के भाव, और ऐसे लहूलुहान होके आओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। तो देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू रिलाई अपॉन, जिसको बोलेंगे मेमोरी एक्सरसाइज। आपको क्वेश्चंस, ठीक है मैंने कर लिया, आई हैव अंडरस्टूड द लॉजिक, जो सर ने बताया मुझे उसका लॉजिक भी समझ आ गया, जो आपने मुझे बताया उसको मैंने समझ भी लिया, बट नाउ आई हैव ऑल्सो मेमोराइज दैट थिंग। वो चीज मैंने अभी याद भी कर ली, अब मैं उस स्टेप पे ही नहीं जाऊंगा अनलेस इट इज हाईली रिक्वायर्ड। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन तब तक वो क्वेश्चन ना आए तब तक मैं सोचूंगा ही नहीं। आई नो दैट अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो बहुत बेसिक चीज होगी, बट वी विल बी मेमोराइजिंग सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑल्सो, कि ये ऐसा होता है तो होता ही है, बस मैंने याद कर लिया। I will dive into the logic only when it is highly required, otherwise I have memorized it। मैं जैसे ही क्वेश्चन आएगा पढ़ूंगा और टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। I will not waste even a single second on that particular type of problem। ये चीजें आपको एक्सरसाइज अभी से करना होगा, बिकॉज 720 जो मार्क्स होता है, 720 स्कोर होता है ना बच्चे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये भी डिसाइड करना सीखना होगा आज से ही। इनफैक्ट जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको टाइमली बताता रहूंगा कि आपको ये चीजें सीखनी होंगी कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने केवल इसलिए दिया है कि अच्छा बच्चा उसे छोड़ सके। सारे क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन डेलिबरेटली इसलिए डाले जाते हैं कि बच्चा भावुक होकर उस पर फंसे, 15 मिनट बिताए और गलत आंसर दे के आगे जाए। तो उस टाइम में वो बच्चा 6 से 7 और क्वेश्चन कर सकता था, बट उसने सारा का सारा टाइम जज्बाती होकर उस क्वेश्चन पे बिता दिया। वो था इतना ट्रिकी कि बेटा तू कर भी लेगा तब भी गलत आंसर देगा, नेगेटिव मार्किंग ले गया, 15 मिनट दे गया, तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो नाउ यू हैव टू मेक एन हैबिट कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो वो कैसे आएगा? बाय सम लॉजिक, बाय सम मेमोरी एक्सरसाइज एंड लोड्स ऑफ प्रैक्टिस। लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे आप खुद से जो मटेरियल है वो भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा नंबर मैंने आपको शेयर किया, उस पर आप मांग सकते हो। क्वेश्चन की यार कभी कमी नहीं है इस दुनिया में, क्वेश्चन तो इतने हैं कि बहुत, करने वालों की कमी है, तो वो ट्राई करना। ठीक है, अभी कहाँ पे थे हम? आपको ये बात समझ आई कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ये बात समझ आई। इलेक्ट्रॉन इज इन एटम, ये भी बात समझ आई। गुड टू गो। यहां तक कितने बच्चे साथ में हैं? ठीक है, स्पीड कम ज्यादा तो नहीं लग रही भाई कि बहुत स्लो ही जा रहे हो सर, कुछ बता ही नहीं रहे हो, या बहुत फास्ट? अभी थोड़ा स्लो है क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, बट जहां जहां रिक्वायर्ड होगा थोड़ा स्पीड अप भी करेंगे। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा? हाँ सर। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा? अच्छा जेन्युइनली बताना, ये वाली स्पीड नो स्लो कितने को लग रही है, सही में बताना।
अच्छा हम लोग आंसर ईमानदारी से देंगे ना, क्योंकि इसमें यार मैं बुरा तो मानता नहीं हूँ किसी चीज का, तो मुझे गाली देके भी निकल जाओगे तब भी नहीं मानूंगा, बट फिर वो थोड़ा सबको बुरा लग सकता है कि यार थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो जिन जिनको अभी थोड़ा स्लो लग रहा है वी विल पेस अप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब इसको फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे कि यार कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है उसको बोलते हैं। दो एग्जांपल ये हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जब लाइटनिंग, ये तो बिजली गिरते हुए सबने देखी होगी ना, गड़गड़ाहट और फिर थंडरस्टॉर्म। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज या डिस्चार्जिंग। भाई यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ, फिर क्या हुआ, वो डिस्चार्ज हो गया ऐसे नीचे अर्थ पे। तो ये भी इसी से रिलेटेड फिनोमेना है। इसको और डीपली स्टडी करेंगे व्हेन, जब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ना, फिर धीरे धीरे ये सब चीजें बताता जाऊंगा। जब आप अकस्टम्ड हो जाओगे 3-4 चीजों के कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, करंट होता है, ये होता है, वो होता है, फिर आपको ये सब समझ आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हुआ बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द एटमोस्फेरिक गैसेस। जो एटमोस्फेरिक गैसेस था उनको आयोनाइज कर दिया। अब आयन आपने पढ़े होंगे कि नेगेटिव आयन होता है, कैटायन एनायन, वो सब चीज। तो ऐसा इतना हाई इलेक्ट्रिक चार्ज, अब फील्ड जब आ जाएगा ना बच्चे, इसके बाद फील्ड पढ़ाऊंगा तब आएगा समझ कि फील्ड जब इतना ज्यादा हो जाता है कि सब कुछ आयनाइज हो गया बीच में और टाक से सब एकदम से थंडरस्टॉर्म आया, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक बहुत सिंपल क्या हो सकता है, एक बलून है, ऐसे रब करोगे, लड़कियां और अच्छे से फील कर पाएंगी इसको कि बाल उनके चिपक गए उसके साथ। इसके इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंट कैन बी टेक सम आयरन, टेक सम पेपर, जो बोलते हैं उसको, छोटे छोटे टुकड़े लो पेपर के, है ना, पेन को, ये पेन दिख रहा है, पेन को रब कर लो या स्केल को रब कर लो और उन पेपर के टुकड़ों के पास ले जाओ, दैट विल बी अट्रैक्टेड। तो ये उसी का बदला हुआ स्वरूप। सिमिलर तरीके की चीजें एंशियंट ग्रीस, एंशियंट ग्रीस मतलब ग्रीस एक कंट्री है, ठीक है, उसमें एंशियंट टाइम में, बहुत पुराने समय में ऐसा ऑब्जर्व किया गया, वहीं से नाम डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रॉन का नाम कहां से आया, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एम्बर को, ठीक है। एम्बर क्या है भाई, जिन बच्चों का सिलेबस स्टार्ट हो गया, जिनका होगा भी, आप देखना एनसीईआरटी की बुक में स्टार्ट होता है विद द एम्बर। एम्बर वाज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा था। सिल्क का कपड़ा कैसा होगा, ऊन जैसा मान लो, वुलन क्लॉथ जैसा मान लो, जिसने नहीं देखा कपड़ा ही मान लो, ये कपड़ा था, ठीक है। उस पे रब किया गया किसको, एम्बर को। अब एम्बर क्या होता है जी, गोंद देखा है, हरियाणा से हूं मैं, तो हमारे तो यहाँ गोंद के लड्डू बनते हैं, आपके भी बनते होंगे। गोंद देखा है जिसके लड्डू बनते हैं, रेजिन, जिन बच्चों ने देखा है ऐसा, है ना। तो वो रेजिन क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्री। तो वैसा सा कुछ होता है भाई, पत्थर भी नहीं होता ना, जेमस्टोन होता है, रेजिन होता है जिसको बोलते हैं एम्बर। तो इट वाज ए कलेक्शन ऑफ दैट रेजिन। उस रेजिन का जैसे पत्थर जैसा था, किसी ने रब किया, तो उसने ये फील किया कि ये रब करने से क्या हो रहा है कि उसके बाद ना अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो रब करने के बाद कुछ छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, एम्बर भी और कपड़ा भी। तो ये चीज ऑब्जर्व हुई कहाँ पे, एंशियंट ग्रीस में, ग्रीस कंट्री में बहुत पहले टाइम पे। और उस एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन बोलते थे वो, है ना। तो उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डेवलप, इलेक्ट्रॉन नहीं था, थोड़ा डेविएटेड नेम था उस टाइम के हिसाब से। तो एम्बर को ही उन्होंने बोला और उसी से डिराइव हुआ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है सारा ये कहानी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब कुछ उसी पे चलेगा। तो बात समझ आई ना कि देयर वर सम रैंडम मटेरियल्स अवेलेबल इन दैट, और उसके ऑब्जर्व किया, ऐसे रब करने से उन पे चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ से एक नई बात निकल के आई कि चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग ऑफ द मटेरियल, है ना भाई। जैसा ग्रीस वालों ने देखा कि एम्बर को रब किया कपड़े पे तो उनको दिख गया, है ना। अच्छा बच्चों देखो, फोन को पकड़ने के लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अगर उसमें इश्यू आ रहा है, मान लो फोन ऐसे पकड़ रखा है और मैं उल्टा दिख रहा हूँ उसमें, तो फिर इससे अच्छा कैमरा बंद कर दो, है ना। इतना प्रॉब्लम नहीं लेंगे। आपका पढ़ना अत्यधिक आवश्यक है, वो दैट इज द प्राइम मोटो। तो अगर किसी को फोन पकड़ने में, रखने में उस तरीके की दिक्कत आ रही है तो यू कैन मतलब उसको बंद कर दो, या फिर जैसे भी मेरे को दिख रहा है चेहरा कैसे भी दिखता रहे उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नई बात क्या आई कि रबिंग ऑफ द टू थिंग्स प्रोड्यूस चार्ज। तो अब देखो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर। अब मैं आपको आप ही ने मुझे बताया कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये प्रोटॉन था, ये न्यूट्रॉन था, और इसके बाहर था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आपने बताया मुझे कि नेगेटिव चार्ज होता है, मैं बोल दूं कि 1e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इस पे माइनस लगा दिया यहाँ पे ये शो करने के लिए कि इट इज नेगेटिव चार्ज। तो 1e इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा बच्चे, 2e। 3 इलेक्ट्रॉन पे 3,
4 इलेक्ट्रॉन्स पे 4 ही, जब एक पे एक तो 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4। गुड है, तो दैट इज द चार्ज। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई नेगेटिव चार्ज होता है, 1e इज द नेगेटिव चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 2e इज द नेगेटिव चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली 3e एंड 4e इज द नेगेटिव चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। यहां तक क्लियर हुआ? दो एक्सपेरिमेंट ये हो सकते हैं भाई, बैलून को रगड़ो, स्केल को रगड़ लो या पेन को रगड़ लो, ऐसे अट्रैक्शन हो। ठीक है, तो अब ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग में और डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा हुआ, तब तक के लिए इसको एब्जॉर्व कर लो। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पढ़ तो रहे हैं सर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका फॉर्मल डेफिनेशन भी बता दो। तो फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। क्या हो रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो मटेरियल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को या तो प्रोड्यूस कर सके या फिर एक्सपीरियंस कर सके, है ना, या तो प्रोड्यूस कर सके या फिर एक्सपीरियंस कर सके। जैसे कि मैकेनिक्स में क्या था, मास, भाई मास वाज समथिंग जिसकी वजह से वो इनर्शिया को फील कर सकता था या प्रोड्यूस कर सकता था ना। मतलब क्या था यार, मास नहीं होता तो मोमेंटम नहीं आता, मास नहीं होता तो इनर्शिया नहीं होता, मास नहीं होता तो फोर्स भी नहीं होता और एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये भी नहीं होता भाई। F इज इक्वल टू ma, ये हमने पढ़ा था कहाँ, न्यूटन सेकंड लॉ। अगर इसमें मास ही उड़ा दोगे तो भाई कहाँ का फोर्स और कहाँ की एक्सेलरेशन। तो यहाँ भी वही चीज है, उसी तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक ना तो किसी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को एक्सपीरियंस कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट, ना उसको प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली मैग्नेटिक में, अब इसके बाद वाले जो चैप्टर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये नाम आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। अभी देखना एनसीईआरटी की बुक देखना, उसमें सारे चैप्टर्स हैं। तो जहां भी मैग्नेटिज्म की बात आएगी वहां भी पूरा का पूरा इफेक्ट यूज होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस का या इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बताता हूं बच्चों, बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग, एक चीज और बताता हूं कि ये मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये बताया न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी देखो मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके ऑर्बिट में, इसमें एक -e चार्ज था, यहाँ भी -e था, यहाँ भी -e, यहाँ भी -e। ठीक है, अब 1e लिख दूं या ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ कि मैं बोलता हूँ कि इनिशियली दीज एटम्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है एटम पे। न्यूट्रल हम ये भी तो यूज करते हैं ना कि आइदर द मीडियम इज टू एसिडिक और इट इज बेसिक और इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, 0 pH, 0 pH होता है न्यूट्रल। 0 नहीं होता भाई, 7 कितना, हाँ 7 है ना। 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक। अभी सही बोला कि गलत बोल दिया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार। 7 से सही ऊपर बोल रहा, सही बोल रहे ना, 7 न्यूट्रल होता है। नहीं 7 से नीचे न्यूट्रल एसिडिक आएगा कि बेसिक, ये बताओ। सर 7 से नीचे एसिडिक आता है, 7 से ज्यादा बेसिक आता है। ठीक है, सही बोला था। तो देखो अब न्यूट्रल वहां पे ये यूज हो रहा है ना कि इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो न्यूट्रल। ऐसे ही अभी यहाँ पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, तो न्यूट्रल। ऐसे ही बोलते कुछ बच्चे बहुत शाई होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे न्यूट्रल जैसे से होते हैं, तो वो न्यूट्रल का मतलब है कि न्यूट्रल। ठीक है, सबको समझ आता है। अब मैं बोलता हूँ कि इनिशियली द एटम इज न्यूट्रल। अब देखो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बक्से में डाल रहा हूँ इस एटम को पकड़ के। ये हाईली इम्प्रैक्टिकल काम है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम इसको डाल ही देते हैं। एक एटम को पकड़ा और बक्से में डाल दिया। अब देखो इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, 0। न्यूट्रल, हाँ 0 है ना, तो न्यूट्रल का मतलब 0। ठीक है, अब देखो -2 था, इसका -e, तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है ना उस पर +2e चार्ज होना चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब 0 चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, देखो सेम यहाँ भी है, यहाँ भी 2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर वाले ऑर्बिट में। अब मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा मैंने और इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इस बॉक्स से बाहर निकाल दिया, तो बॉक्स से बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन -e चार्ज के साथ, और अंदर वाला निकल गया। तो अब इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज बचा, प्लस का 2e और माइनस का e, तो नेट चार्ज इज 1 +1e।
कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन एज ए एंटिटी, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज ही होगा, बट अभी बॉक्स में 2e तो था प्रोटॉन की वजह से, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो उनकी वजह से एक तो बाहर चला गया और एक अंदर है, उसकी वजह से माइनस ई, तो नेट चार्ज बिकम्स प्लस ई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्लस चार्ज जो है दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के होने से तो आ रहा है नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ना होने से क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ के चला गया न्यूट्रल मीडियम से, तो उसने वहां पे पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, और अगर इलेक्ट्रॉन था तो उस पर नेगेटिव चार्ज था। समझ आई थोड़ी थोड़ी बात? यस सर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो Yes, sir. मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के हट जाने की वजह से डेवलप होता है। तो हमने क्या किया था, या ग्रीस में क्या हुआ था, एम्बर को रब किया गया किस पे, कपड़े पे, तो वहां से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे कपड़े से उठकर एम्बर पे आ गए, या एम्बर से उठ के कपड़े पे, सॉरी, जो एम्बर था उससे इलेक्ट्रॉन निकले और कपड़े पे चिपक गए। तो अब क्या हुआ, एम्बर पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और कपड़े पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्यों? नेगेटिव चार्ज। कुछ इलेक्ट्रॉन्स एम्बर वाले, यानी वो रेजिन जो था हमारा पत्थर जैसा टुकड़ा जो था, उससे निकले और कपड़े पे चिपक गए। कब हम जब हमने उन्हें रब किया, तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, कहां से, एम्बर से लेकर कपड़े पर, है ना। तो क्या हुआ, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पे पॉजिटिव चार्ज और जहां पे गए वहां पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, तो उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बैलेंस्ड आउट थे। बट जब आपने रब किया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ गए किसको, एम्बर को, और आ गए किस पे, कपड़े पे, यानी सिल्क क्लॉथ पे। तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। गुड, है ना। तो ऐसा ही होता है। अभी देखो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ आएगा। ये चीज सबको समझ आई ना, कि इलेक्ट्रॉन के गायब होने से आ रहा है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के होने से आ रहा है नेगेटिव। Yes, कितने sir. बच्चों को ये बात समझ आई? हैंनरी कवर। यस सर। Yes, sir. सही है, ठीक है। एक बार फिर से पूछूंगा, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग ये प्रॉपर्टी, तो फिर एक बार डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा था जो फर्स्ट चैप्टर था, वेरी फर्स्ट चैप्टर, इन दैट चैप्टर हमारे पास क्या था बच्चे, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज करके कोई चीज थी, आपने देखी थी ना। देयर वर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। लेंथ, मास, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, और एक और थी याद नहीं आ रही, है ना, क्या था पता नहीं। तो देयर वर टेम्परेचर। मैग्नेटाइजेशन था बच्चे शायद, आई थिंक, है ना। क्या था, 7th क्या था? सर टेम्परेचर ही था। बता दिया बच्चे, टेम्परेचर तो मैं बता दिया था, ठीक है। तो जो भी था, खैर वो टॉपिक नहीं है। तो दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कहीं जिक्र नहीं था। तो दिस मींस इट इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो हमने देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज की देखो डेफिनेशन देखी तो मैंने बताई ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल या मटेरियल। प्रॉपर्टी तो है, यानी कि इट इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बट इट इज नॉट फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल तो केवल 7 थी। तो अब ये क्या है, दिस इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। डिराइव्ड है यानी कि डिपेंडेंट अपॉन सम ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो कौन कौन सी है बच्चे, टाइम एंड करंट। इलेक्ट्रिक करंट वाज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देखोगे ना वो 7 की लिस्ट, तो उसमें करंट था। तो अभी के लिए ये याद रखो कि M0, L0, T1 एंड I1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इससे क्या साबित हो रहा है, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए 0 आ गया। लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए 0 आ गया। बट टाइम पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के फर्स्ट डिग्री के डिपेंडेंस से आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी ये मत सोचना कि टाइम के साथ चेंज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं नहीं नहीं। ऐसा भी मत सोचना कि इलेक्ट्रिक करंट से कुछ हो रहा है, नहीं। इस पे इस टॉपिक पे आएंगे हम वापस, तब आपको एक बार मैं इलेक्ट्रिक करंट जब समझा चुका हूँ तब मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख लो, M0, L0, T1, I1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लो। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके होंगे तब आपको ये चीज समझ आएगी कि हाउ इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज लिख लो, बस ये छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, और अभी के लिए ये मान लो कि दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट्स की बात करें कि व्हाट आर द यूनिट्स, तो CGS यूनिट क्या होगा जी, 1 ESU, वही जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे। और कूलम में क्या होता है, इट इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज।
जो कि 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा ना, उसको बोलते हैं 3 इंटू 10⁹ इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ ले लो, यानी कि 300 करोड़ इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, उन सब पे जो चार्ज होगा उसको जोड़ के बनेगा 1 कूलम, जो कि एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, किसमें, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसमें जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज 1 कूलम। समझ आया? ये सारी चीजें याद करने लायक है कि 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है। सीजीएस में 1 ESU है, ये बहुत कम आता है, और बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला इज M0L0 T1I1। इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइम। आया? यस सर। बढ़े यस आगे? सर। अभी तक डाउट है यस जिसको वो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर, हम आईटी के बदले एटी भी लिख सकते हैं, आई को ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला में। ओके ओके, हाँ यार ये तुम्हारा एक अच्छा डाउट है, मैं भूल रहा हूँ यार, जो जो यूनिट है ना इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर से ही होता है आई थिंक। एम्पियर है। तो TI/AI भी हो सकता है, T1A1 भी हो सकता है। अभी इसको है ना, अभी मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं अभी बता नहीं रहा, बट इनमें से कुछ होगा। आई की जगह शायद A भी हो सकता है। बच्चे आप सही बोल रहे हो कि ये जो आई लिखा है ना दैट कैन बी A ऑल्सो, जैसे कि मास की जगह हम मीटर लिखते हैं, बट यार नहीं होगा यार, आई थिंक आई होगा। अभी कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है, देखूंगा, अभी देख लेता हूँ। तो तब तक के लिए जिनको डाउट है वो एक बार हैंड रेज कर दो, तब तक आधा सेकंड मुझे दो इस चीज को। ये अच्छा डाउट पूछा यार आपने। हम लोग यहाँ पे ना वो यूज करते हैं जो हम नोटेशन डालते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का नोटेशन आई से, पता नहीं आई से भी कई जगह मैंने देखा है, ए से भी बहुत जगह पे मिक्स है, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो एग्जैक्टली क्या है ना, एग्जैक्टली क्या होगा, राइट, फंडामेंटल यूनिट्स। और सबसे बढ़िया सोर्स क्या होता है पता है, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, दैट इज एनसीईआरटी भाई। एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी की बुक में ही देखूंगा मैं। देखो अभी यार टेबल का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आता है ना, सॉरी। चलो मैं बता दूंगा इसका, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा कोई टेबल। एक मिनट, आया तो सही यार, ये तो सफिक्स का है, प्रीफिक्स का। यार देखो इसका ना सीन ये है कि ये बदल बदल के यूज तो होता है, आई भी यूज होता है, ए भी यूज होता है। तो मैं इसका ना बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे दूंगा कि जो बिल्कुल करेक्ट है, मैं ये आपको ना बता दूंगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं देख लूंगा, आपको बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। मेन थिंग इज कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन करंट टाइम। करंट टाइम, अब करंट को एम्पियर से लिखो, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि ऐसे, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि T1I1 लिखा जाएगा, बट हो सकता है कि T1 और A1। ये भी बहुत वैलिड आपका जो क्वेश्चन है। तो मैं इनमें से जो करेक्ट है ना, कि जो मोर करेक्ट है वो बता दूंगा, बट यूज तो यार बुक्स में ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ दो, बढ़ते हैं आगे, बता दूंगा इसका मैं अगले क्लास में, टाइम वेस्ट नहीं करते ना। ठीक है, अभी हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका प्रेजेंस क्या होता है, उसको हम फील कैसे कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। समझ आया है सबको? तो पॉजिटिव का मतलब है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एम्बर को रब किया सिल्क क्लॉथ पे, तो सिल्क पे आ गए नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। और एम्बर पे क्या हुआ, एम्बर से इलेक्ट्रॉन छिन गए, यानी एम्बर से गायब हो गए। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाई एम्बर इज पॉजिटिवली चार्ज। या फिर अभी पेन रब किया था ना, पेन बालों में रब किया था, तो पेन से निकल के कर इलेक्ट्रॉन आ गए बालों पर, तो बाल हो गए नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। और पेन से निकल के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन छिन गए बेचारे के, तो दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये चीज समझ आई। अब बेस्ड अपॉन दिस थिंग आप मेरे को ये बताओ कि ये लास्ट में जो नोट लिखा हुआ है, नोट मास ऑफ नेगेटिवली दिस दिस दिस, ये मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है, ये व्हाई दिस थिंग इज करेक्ट। जिनको ये समझ आ जाए वो हैंड रेज करना, मैं पूछूंगा फिर। अच्छा मेरे पास फोन भी है, कोशिश करता हूँ फोन से देख, तब तक तुम्हारे से डाउट पूछता हूँ, आज ही क्लियर करते हैं इसको। हाँ जी साहिल बताओ बच्चे।
बताओ, अनम्यूट करके बताओ व्हाई दिस थिंग इज राइट। ओके, ऐसे बता रहे हो, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, ठीक है ठीक है, समहाउ यू आर राइट है ना। अभी माइक नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, फिर पूछेंगे। कृति बताओ बच्चे। सो बिकॉज वो जो मेटल पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो उनका मास भी ज्यादा होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ मास है इसलिए? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, ओके। अंशिका। सर क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा मास है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, सात्विक। सर क्योंकि जब कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स बॉडी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज का मास भी ज्यादा होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आगे बाहर से, उनका मास भी उसमें ऐड हो जाएगा, सही है, ठीक। हर्ष बताओ बच्चे। सर क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज। बिल्कुल सही बात। तो कुल मिला के जो आप सबने बताया उसका मेन क्रक्स यही निकल रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी तो कुछ मास होगा ना भाई। हमने क्या पढ़ा कि चार्ज किसी मास पे ही आ सकता है, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी उसमें ऐड हो जाएगा, हाउएवर स्मॉल इट में भी, बहुत कम होता है ना, लेकिन कुछ तो मास होगा। तो हम बस ये थोड़े बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो थे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, उस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चे, कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, इन पे भी कुछ चार्ज, इनका भी खुद का मास था, और वो मास ऐड हो गया किसमें, उस बॉडी में। इनिशियली तो आइडेंटिकल थे बट मास इसमें ऐड हो गया तो इसका मास बढ़ गया। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को छोड़कर गए होंगे, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और उसकी वजह से जो इसमें थोड़ा सा मास इसका कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसको छोड़कर बाहर चले गए, तो उनका मास जो था वो इसमें से घट जाएगा। दैट इज वाई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली हैवियर देन पॉजिटिवली चार्ज। बट ये कब हो रहा है, जब इनिशियली देवर आइडेंटिकल, एकदम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, एटम से एटम लेवल पे आइडेंटिकल थे, तब। प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि एटम टू एटम आप बोल ही सकते कि ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। भाई अगर थोड़ा भी उसमें डिफरेंस रहा ना, तो भी उसमें लाखों करोड़ों एटम्स का फर्क आ जाएगा। ये तो एग्री करते हो ना। एवोगाड्रो 6.022 10 टू द पावर 23 एंटिटीज, यानी कि एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। 1 मोल ऑफ समथिंग इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ रहे हो ना। 10 टू द पावर 7 इज 1 करोड़, और 1 करोड़ करोगे तो बहुत हो रहा है भाई, करोड़ वरोड़ खरब की इनकी गिनती से तो बाहर का सिस्टम है। तो उतने इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, उतने एटम्स, वो होते हैं केवल 1 मोल में। समझ रहे हो। तो वी कैन नॉट सर्टेनली से कि एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें ऐसा बोल ही नहीं सकते कि यार इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए तो वो आइडेंटिकल है, नहीं। बट दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल सिचुएशन, जहां मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा 2 इनिशियली ऑब्जेक्ट थे, वो दोनों सेम थे, एग्जैक्टली सेम थे, बट आफ्टर डूइंग सम रबिंग और मे बी सम अदर मोड्स ऑफ चार्जिंग, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसका थोड़ा मास बढ़ गया, जिस पे पॉजिटिव है उसका थोड़ा घट गया। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है बाय द कॉमन सेंस कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गए तो मास कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आए तो मास बढ़ गया। गुड। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि चार्ज जो हमने पढ़ा जिसकी वजह से ये सारी कहानी है, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। द फर्स्ट वन इज चार्ज इज कंजर्व्ड। अब देखो मैंने आपको बताया कि केवल इस नजरिए से देखना कि क्लासिकल फिजिक्स जो हम आमतौर पे देखते हैं, इससे जो आप देखते हो ना, क्या बोलते हैं, क्वांटम वांटम का खेल है, उसमें तो चार्ज भी डिवाइड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े हो जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन जो हम क्लासिकल फिजिक्स देखते हैं उसके नजरिए से देखो इसको, कि चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब क्या हुआ कि चार्ज कंजर्व रहेगा, ना तो चार्ज को डैमेज कर सकते ना चार्ज को क्रिएट कर सकते। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो था 1e, जिसको बोला नेगेटिव चार्ज का फंडामेंटल यूनिट। तो जब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता,
इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। इट कैन बी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा ना, 1 या 2 या 3 या 4, ऐसा नहीं हो सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते तो चार्ज विल ऑल्सो भी इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज भी रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ा जा सकता तो या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा या नहीं रहेगा, तो चार्ज भी कंजर्व्ड ही है। जब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते तो चार्ज को भी नहीं डैमेज कर सकते। अगर चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो पॉजिटिव। तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हो या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। मतलब क्या हुआ, यू कैन ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। भाई इनिशियली तो न्यूट्रल था, जब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर थे, इनिशियली ऑब्जेक्ट था न्यूट्रल। अब आपने क्या किया, रबिंग कर दी या कोई और तरीका अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन्स को उखाड़ लिया, उसमें से निकाल लिया और कहीं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग हो गए तो चार्ज क्रिएट हो गया, इक्वल चार्ज यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया और जहां इलेक्ट्रॉन लेके कहीं कहीं गए होंगे वो हो गया नेगेटिव। तो एसेंशियली आपने क्या किया, यू जस्ट हैव रीडिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ज। आपने केवल उस चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने ना नया चार्ज क्रिएट किया ना चार्ज को डैमेज किया, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था। दे वर कंस्टिट्यूटेड टुगेदर एंड दे वर न्यूट्रल। जब वो एक साथ थे तो न्यूट्रल थे। ना तो आपने इलेक्ट्रॉन को चार्ज दिया, भाई इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज पहले से ही था, प्रोटॉन पे चार्ज पहले से ही था, बस वो एक साथ थे तो न्यूट्रल थे। जब दूर दूर तुमने उसको कर दिया तो एक कहलाया नेगेटिव चार्ज, एक कहलाया पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्रिएट नहीं किया और ना आप प्रोटॉन को डैमेज कर सकते, ना आप इलेक्ट्रॉन को डैमेज कर सकते, तो ना आप चार्ज को डैमेज कर सकते। तो यू कैन ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट इट, नाइदर यू कैन क्रिएट अ न्यू चार्ज इन दिस यूनिवर्स, नाइदर यू कैन डैमेज अ न्यू चार्ज, डिस्ट्रॉय अ चार्ज। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम लिखा है, बट यूनिवर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। जिन बच्चों ने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी होगी तो द आइडियल एग्जाम्पल फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें ना बाहर से कुछ आए और ना बाहर कुछ जाए, वेदर इट में बी एनर्जी, वेदर इट में बी मास। तो जब ये सारी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई होती नजर आए उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब यूनिवर्स है, जब मैंने बोल दिया पूरा ब्रह्मांड, एवरीथिंग, एवरी बिट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड, जिसको यूनिवर्स बोल रहा हूं, अगर उसमें ना कुछ बाहर जा रहा है ना कुछ अंदर आ रहा है तो दैट मींस दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ना आप नया चार्ज क्रिएट कर सकते, ना किसी एग्जिस्टिंग चार्ज को डैमेज कर सकते। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में मैं कल आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसी एक चीज होती है जिसको हम कल पढ़ेंगे, उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को आएंगी, तो वो कल देखेंगे। अब एक चीज ये देख लो कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये कुछ नया नहीं है, बस इसको टर्म दे दिया गया। क्वांटाइज मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1e, 2e, 3e, 4e। एक इलेक्ट्रॉन पे 1e चार्ज, 2 पे 2e, 3 पे 3e, 4 पे 4e, ऐसा रहेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं पा रहे तो चार्ज के भी टुकड़े नहीं कर पा रहे, दैट मींस चार्ज क्वांटाइज रहेगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, गिनती, 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा 1.5 चार्ज, 1.5 ई एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। आप बोल सकते हो 1 ई चार्ज पॉसिबल है, बिल्कुल है जी। 2 ई पॉसिबल है, बिल्कुल है जी। -1 ई पॉसिबल है, बिल्कुल है। 1 इलेक्ट्रॉन पे -e होता है, -2 ई है तो -2 इलेक्ट्रॉन पे -2 होगा। एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ई, एब्सेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ई। 1.5 ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। नाइदर -1.5 ई इज पॉसिबल, नाइदर +1.5 इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मल्टीपल का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती। ये सबको समझ आया? यस सर। यस सर। यहाँ तक सबको समझ आया? अच्छा, अभी हमने बहुत कम स्पीड से कवर किया बच्चों। जो आप में से थोड़ा तेज पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, हम स्पीड गेन कर लेंगे, सबके हिसाब से अच्छी स्पीड पे आ जाएंगे और क्वेश्चंस आपको भर भर के कराए जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेने का। अभी तक जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लो, क्लास के अलावा कोई और बात पूछ